डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 1 फिजिक्स फॉर क्लास 12th। क्लास 12th फिजिक्स वॉल्यूम 1 में बेसिकली है क्या? बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसको आप कॉम्बाइंडली अगर एक वर्ड में बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली है क्या? इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या है? इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। ये बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं? 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। चार्ज का 3 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेट है चार्ज एट रेस्ट, दूसरा स्टेट है चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और तीसरा जो चार्ज का स्टेट है वो क्या है? एक्सेलरेटिंग चार्ज। ठीक है। चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये चीज हमको किस में पढ़नी है? मैग्नेटिज्म में पढ़नी है। ठीक है। और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, तो वो क्या जनरेट करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, जिसको आप रेडिएशंस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी जानेंगे। ओके। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से बना है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में कंसीडर करते हुए उसका स्टडी करना है। ठीक है। सबसे पहले चार्ज का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। चार्ज का डेफिनेशन है क्या? यहाँ पर देखेंगे चार्ज का डेफिनेशन है क्या। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली the internal property of some elementary particles like electrons, protons, etc. इसका मीनिंग क्या है कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। ये सिर्फ इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने मेंशन क्या किया हुआ है? सिर्फ हमने यहाँ पर जो मेंशन हमने किया है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मेंशन किया है। इट मीन्स सिर्फ चार्ज किस पे पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पे चार्ज पॉसिबल नहीं है। चार्ज को हम और क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर आप सबसे बिलो लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज को हम और क्या कह सकते हैं। जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वही उसी को हमने फिर से लिख दिया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। जैसा कि आपको बता चुके पहले ही कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस को जनरेट करेगा। ओके। अब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट, यहां पर सबसे पहले हमने जानना है इलेक्ट्रिक चार्ज का मैथमेटिकल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से और टाइम को T से। यानी ओवरऑल हो गया ये Q इज इक्वल टू IT। यानी चार्ज का इक्वेशन क्या बना? Q इज इक्वल टू IT। यहीं पर इसका यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं। चार्ज कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? IT या फिर AT। करंट का डायमेंशन को A से भी डिनोट करते हैं, तो करंट का डायमेंशन A हो गया और टाइम का T। ओवरऑल क्या हो गया? चार्ज का डायमेंशन हो गया IT या फिर
AT। ऐसा यूनिट देख लेते हैं चार्ज का, क्योंकि इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू IT, तो करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकंड, तो चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर सेकंड। इसका एक और यूनिट होता है कूलम। एम्पियर सेकंड का को ही हम कूलम बोल सकते हैं। कूलम अगर लिखना है तो स्मॉल c से कंप्लीट लिखना होगा कूलम, और अगर डिनोट करना है तो कैपिटल C से। अब जानते हैं हम लोग चार्ज का इन्वेंशन किसने किया था। चार्ज का इन्वेंशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और उन्होंने ही बताया था कि चार्ज का टाइप कितना होता है, दो टाइप होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हम लोग अदर यूनिट्स पे आते हैं चार्ज के। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, स्टैट कूलम, स्टैट कैपिटल C, या फिर ESU। ESU का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, कुछ अदर यूनिट्स हैं चार्ज के। अदर यूनिट्स हैं AB कूलम, AB कैपिटल C, और फेराडेज। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट्स के बीच रिलेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले कूलम और स्टैट कूलम के बीच का रिलेशन देखते हैं। कूलम और स्टैट कूलम के बीच का रिलेशन ये है, एक कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। जैसा कि आपको पता है कि स्टैट कूलम को हम ESU भी बोल सकते हैं, तो 1 कूलम हो जाएगा 3 × 10⁹ ESU। अब देख लेते हैं AB कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है। तो एक AB कूलम होता है 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम। इसका मतलब 10⁻10 का एक 10 अगर हमने यहाँ पर साइड किया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 × 10⁹। अगले लाइन में देख सकते हैं कि एक AB कूलम 10 तो साइड रह गया, और यहाँ पर ये जो चीज है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम वो एक कूलम के बराबर है। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक AB कूलम का मतलब हो गया 10 कूलम। अब नीचे वाले लाइन में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि कौन AB कूलम स्टैट कूलम में कौन बड़ा है, कौन इंटरमीडिएट में है और कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आप देखो इस लाइन में एक AB कूलम अकेले 10 कूलम के बराबर है, इसका मतलब AB कूलम ग्रेटर देन कूलम हो गया। और यहाँ पर फिर से अगर आप देखना, एक कूलम 3 × 10 एक कूलम अकेले 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर है, यानी कि कूलम स्टैट कूलम से बड़ा है। तो सबसे बड़ा AB कूलम हो गया, उसके बाद कूलम, एंड देन स्टैट कूलम, एंड देन स्टैट कूलम। यहाँ पर दिख रहा है AB कूलम इज ग्रेटर देन कूलम एंड देन स्टैट कूलम। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं फैराडे और कूलम में रिलेशन। फैराडे और कूलम में देखो, एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, जो बराबर होता है मैग्नीट्यूड 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब नेक्स्ट सेगमेंट मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग आते हैं और समझते हैं कि बॉडीज कितने टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज, और पहला जो बॉडी का टाइप है वो कैसा होगा, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस, और ऐसे बॉडीज पे चार्ज क्या होगा, 0 होगा। न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज नहीं है, उस पे चार्ज तो है लेकिन इक्वल अमाउंट में। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। यानी न्यूट्रल बॉडी पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर। दूसरे टाइप का जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर है तो इस पे नेगेटिविटी होगा। नेगेटिविटी होने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोमिनेंस करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किससे, प्रोटॉन से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ
प्रोटॉन। इट्स ओके। अब हम लोग अदर टाइप्स ऑफ बॉडीज पे आते हैं। अदर टाइप्स ऑफ बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, यानी ज्यादा क्या है, प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपको समझना है किसी बॉडी पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको समझेंगे चार्ज ऑन ए बॉडी में। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला Q is equal to Ne. Q is equal to plus minus Ne, where N is equal to number of electron added or removed, and E ये जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, उससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अब प्लस एनी और माइनस एनी कब यूज करना है उसको देखना है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है केस 1 में, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होगा, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटेगा, इलेक्ट्रॉन ही फ्री टू मूव होता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंद होता है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस एनी। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया तो उस पे ज्यादा क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही पॉजिटिव होगा। ये केस 2 में आप देखेंगे व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस एनी। अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, हल्का सिंपल सवाल सब देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ए बॉडी व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट। आपको क्या बोला गया है, चार्ज कैलकुलेट करने को किसी बॉडी पे जब उस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है आप यहाँ पर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। जब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन आएगा बॉडी पे, तो हम क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस एनी यूज करने वाले हैं। यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करने बोला गया, 10 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ओवरऑल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन added or removed to a body so that the charge on it becomes 1 coulomb। क्वेश्चन पूछा गया है किसी बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए या किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा सो दैट द चार्ज उस पे कितना हो जाए, 1 कूलम। तो आप देखो यहाँ पर चूंकि चार्ज 1 कूलम है यानी पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि क्या है, चार्ज 1 कूलम है यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होगा, ऐड तो हो नहीं सकता है। जैसा कि फॉर्मूला पता है आपको, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो Q इज इक्वल टू, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आपको क्या यूज करना है, Q इज इक्वल टू N और N इज इक्वल टू Q बाई E करके Q यानी चार्ज कितना रखना है, 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ये रहा, उससे आप डिवाइड कर दो, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो कैलकुलेट हो गया, ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज कैसा क्वांटिटी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। जैसा कि स्केलर क्वांटिटी का प्रॉपर्टी होता है उसको हम अलजेब्राइक सम करते हैं, जैसे रियल नंबर को जोड़ते हैं। तो आप जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास 3 चार्जेस है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम का, तो सबको ऐड करना सिंपल एडिशन रियल नंबर की तरह, 1 + 2 + 3 तो हो जाएगा कितना, 6 कूलम। उसी तरह अगर आपके पास 3 चार्जेस है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है,
अगर आपके पास 3 चार्ज है 1 कूलम 2 कूलम और -3 कूलम का, तो यहाँ पर कैलकुलेट होके वो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ठीक है, जाना है 0 हो जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। आप देखो यहाँ पर हम किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन या तो ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो जब भी ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकालो या फिर हाफ इलेक्ट्रॉन ऐड करो। करना होगा तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। यानी इंटीजर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -1 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इतना होगा, 100 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इतना चार्ज होगा। इन सब चीजों में एक चीज तो सब में कॉमन है कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसी में 1 2 3 4 5 या 100 से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये एक पैकेट की तरह है। तो चार्ज ऑलवेज किस में आ रहा है, पैकेट में आ रहा है, और वो उस पैकेट में कितना चार्ज बंद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह अगर किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इतना, 100 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इतना पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर भी ये पैकेट तो कांस्टेंट है, तो वैसा क्वांटिटी जो ऑलवेज पैकेट में आता है तो वैसे ही क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू ±NE में आप देखो n एक्चुअल में है क्या, n इज ए इंटीजर। जब जैसा कि पहले ही बता चुके हैं आपको कि कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इंटीजर में ऐड होगा, यानी पूर्णांक संख्या में ऐड होगा। अब देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो नेगेटिव, अगर आप सोचो अगर हाफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो इतना चार्ज होता, और 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो इतना नेगेटिव चार्ज होता, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर उतना ही 0.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता या 1.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता तो इतना चार्ज होता, बट ये पॉसिबल नहीं है। इट्स ओके। चार्ज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस डू नॉट लाइक ईच अदर वेयर एज द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक जैसे चार्ज यानी सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को लाइक नहीं करते, यानी रिपेल करेंगे, वेयर एज द अनलाइक चार्ज अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा इस लाइन में दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। तो चूंकि हमको पता है कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। बट ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था मासेस के बीच जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया था F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r², वहां पर मासेस के बीच जो फोर्स था वो ऑलवेज अट्रैक्टिव था। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है चार्जेस के बीच वो 2 तरह का फोर्स होगा, या रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव। जैसा कि आपको दिख रहा है पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों अगर आसपास रखे हुए हैं तो एक ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, ठीक है। तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा चूंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज। सेम यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे जितना स्ट्रेंथ से इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे उसी स्ट्रेंथ के साथ इधर फोर्स लगाएगा। अब आप देखो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करता है चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में समझते हैं सही से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या, तो इसको समझना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द
system of isolated bodies remains constant always. आइसोलेटेड बॉडीज के सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब या कंजर्व, कांस्टेंट और कंजर्व सेम मीनिंग है। कंजर्व का मतलब होता है बर्बाद नहीं होना। अब आप देखो, आपको दो बॉडी लेना है आइडेंटिकल, एक जैसा शेप का बॉडी लेना है, दो बॉडी। मान लो एक बॉडी पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे माइनस Q2 चार्ज है और दोनों आसपास रखे हुए, यानी एक सिस्टम में दो बॉडी है, यहाँ पर बॉडी A और बॉडी B और दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, यानी आइसोलेटेड है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो Q1 प्लस माइनस Q2 यानी Q1 माइनस Q2। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन दो बॉडीज के बीच में कनेक्शन करना है। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, यानी इनके बीच क्या स्टार्ट हो गया है, कंडक्शन। कंडक्शन यानी कांटेक्ट करा दिया हमने। अब क्या होगा, एक जिस बॉडी पे ज्यादा चार्ज है उस बॉडी का चार्ज उस बॉडी पे तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों पे चार्ज बैलेंस नहीं हो जाए। देखो अब दोनों पे क्या हो गया, चार्ज इक्वल, Q एंड Q, ठीक है। अब आपको स्टेप थर्ड में क्या करना है कि फिर से उनके बीच कनेक्शन खत्म कर देना है। अब देखो आप फिर से ये क्या हो गया, आइसोलेटेड। अब आप देखो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो गया इस सिस्टम का, Q प्लस Q। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इनिशियल चार्ज जितना था Q1 माइनस Q2 और बाद में कांटेक्ट करा के जब आइसोलेट किए तब जो चार्ज कितना हुआ 2Q, ये दोनों चार्ज क्या होना है, ये दोनों चार्ज बराबर होगा, ठीक है। यानी Q1 माइनस Q2 2Q के बराबर होगा, इनिशियल और फाइनल चार्ज बराबर। तो जैसे ही Q1 माइनस Q2 2Q के बराबर होगा तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 या Q1 प्लस माइनस Q2 बाई 2, यानी चार्ज जब इक्वेट हुआ तो दोनों का मीन हो गया। यहाँ पर दिख रहा है आपको दोनों का मीन Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब आप इस चीज को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब आप देखो, मान लो कि किसी बॉडी पे चार्ज है, कोई बॉडी A है और उस पे चार्ज है +4 कूलम और दूसरे बॉडी पे चार्ज है -2 कूलम, दोनों अलग अलग रखा हुआ है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो गया, ऐड करके देख लो, 4 + -2 4 -2 2। अब सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि उनके बीच बॉडीज के बीच कांटेक्ट कराना है। तो देखो आप यहाँ पर बॉडीज के बीच कांटेक्ट करा दिया गया है, A और B बॉडीज के बीच। अब कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन से होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक उस दोनों बॉडीज पे चार्जेस बराबर नहीं हो जाए। जैसे देखो, एक पे 4 कूलम है और दूसरे पे -2 कूलम, तो बराबर कब होगा, दोनों का मीन यानी 4 - 2/2 यानी 1, इस पे भी 4 - 2/2 यानी 1 कूलम, दोनों पे बराबर हो गया। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, उनके बीच कांटेक्ट खत्म कर देना है। कांटेक्ट खत्म करने से क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। अब चूंकि दोनों पे इक्वेट हो चुका है चार्ज तो उतना ही रहेगा, इस पे भी 1 कूलम और इस पे भी 1 कूलम। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर टोटल चार्ज कितना आया था, 2 कूलम कैलकुलेट होके, और यहाँ पर जो लास्ट में बचा, देखो टोटल चार्ज कितना हो गया, यहाँ पर भी 1 + 1 टोटल चार्ज सिस्टम का कितना हो गया, 2 कूलम। तो आप देखो, इनिशियल चार्ज भी 2 कूलम और फाइनल चार्ज भी 2 कूलम, दोनों बराबर रह गया, यानी बर्बाद नहीं हुआ। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग चार्ज का एक और प्रॉपर्टी इंडक्शन पे आते हैं। इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन सिंपल, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण या फिर प्रेरणा। प्रेरणा जो बना है वर्ड, वो प्रेरण से ही बना है, और प्रेरणा का मतलब होता है इंस्पायरेशन और इंडक्शन का मतलब है प्रेरण। तो आप समझ सकते हो कि प्रेरणा कैसे मिलती है, किसी को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं होता। इंस्पायरेशन, किसी को देख के आप इंस्पायर हो जाते हो, वहाँ पर
किसी भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह यहाँ पर चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट का मतलब होगा इंडक्शन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चार्जेस किसी बॉडीज़ को कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो एनी बॉडी कैन बी चार्ज आइदर बाय फ्रिक्शन या रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। 3 तरह से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, या तो फ्रिक्शन से, या कंडक्शन से, या इंडक्शन से। फ्रिक्शन का मतलब रबिंग होता है, कंडक्शन का मतलब विद कांटेक्ट, इंडक्शन का मतलब विदाउट कांटेक्ट भी हम चार्ज कर सकते हैं। यानी चार्ज करने का कितना तरीका होगा, फ्रिक्शन, कंडक्शन या इंडक्शन। अब एक्चुअल में इंडक्शन कैसे पॉसिबल हो पाता है तो वो देखते हैं। इंडक्शन जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज उस पे पॉसिबल नहीं है। इंडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन पॉइंट चार्ज, हेंस टू लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। 2 लाइक पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और इंडक्शन पॉइंट चार्जेस पर पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल किस पे है, तो पॉसिबल है वो सरफेस चार्ज पे। जैसे आप देखो, एक शीट हमने लिया जो पॉजिटिवली चार्ज शीट है, और उसके सामने एक कोई बॉडी लाया जो न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब वो चार्जलेस बॉडी है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज शीट के आसपास रखते हैं उसको। तो देखो आप इस शीट और इस न्यूट्रल बॉडी में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस क्या करता है, इस बॉडी का जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट, जिससे इस साइड में वैकेंसी जनरेट हो जाता है, और वैकेंसी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो ओवरऑल आपने देखा कि चार्ज सरफेस के कारण किसी दूसरे बॉडी पे चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो गया। इसी रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। अब तक हम ये समझते हुए आए थे कि 2 पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या 2 नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। कब नहीं है और इसका कारण क्या है, इसका कारण इंडक्शन है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर इस लाइन में, आप देखो सबसे ऊपर, when 2 bodies in which charge on one body is much greater than the charge on another body and they have same nature of charges, then attraction takes place due to induction। तब उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन रख दिया गया, एक बॉडी पे बहुत ज़्यादा चार्ज होगा और दूसरे बॉडी पे बहुत कम चार्ज होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके बीच इंडक्शन के कारण अट्रैक्शन होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझते हैं सही से। अब देखो, ये चूंकि बड़ा सा बॉडी है तो इस पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और ये छोटा सा बॉडी है, इस पे बहुत कम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो इस बॉडी पे है वो क्या करेगा, इस छोटे से बॉडी के आसपास बहुत सारे सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर देगा। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ गया और बहुत कम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये तो हाईली पॉजिटिव है और ये हाईली नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर। जैसा कि तो हम लोग चार्ज के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसा कि पता है कि किसी बॉडी का मास जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, और वो क्या है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी चार्ज का उसके गति की अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज बदलने वाला नहीं है। वाइल अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड एज m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 - v²/c²। ठीक है, इस आइंस्टीन के इस इक्वेशन के हिसाब से मास तो मोशन की वजह से या स्पीड की वजह से बदल सकता है, बट चार्ज
नहीं बदलेगा। यानी ओवरऑल आपको याद क्या रखना है, चार्ज मोशन की वजह से बदलता नहीं है, जबकि आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मास में बदलाव आ सकता है। अब आप बोलना ऐसा तो होता नहीं था। क्लास 11th में हमने क्या किया है, बहुत सारे 1 kg के बॉडी को अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ा देते थे तो उसका स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड भी हो जाता था तो भी मास बदलता था क्या? मास नहीं बदलता था। तो हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं मास बदलता है? तो छोटे मोटे स्पीड के कारण मास नहीं बदल सकता। अगर किसी बॉडी या इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उनका स्पीड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 97% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट को गेन कर सकता है। यानी बहुत इनसिग्निफिकेंट पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से जब मोशन कर सकता है तब उसके मास में अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या आने लगता है, चेंज आने लगता है। बट अगर उस पर जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज ऑलवेज इनवेरिएंट, लेकिन मास मोशन की वजह से बदल सकता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब वो कैसे बदलेगा इस इक्वेशन से देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 - v²/c²। तो यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m है रिलेटिव मास, यानी मोशन के कारण जो मास बदला है वो m नॉट एक्चुअल मास है, ठीक है। v क्या है इस इक्वेशन में, v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये v क्या है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर कैसे मास बदलता है, तो वो देख लेते हैं। जनरली ऐसा होता क्या है, जनरली कोई भी बॉडी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें मास है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। तो जनरली क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होता है, मच लेस देन कम। जब आप देखना v²/c², अगर इसमें आप देखना तो v² क्योंकि ऊपर में बहुत कम वेलोसिटी किसी बॉडी का बहुत कम होता है और c क्या बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में v²/c² क्या हो जाएगा, v²/c² का वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। और ऐसे में हम इस इक्वेशन में देखते हैं v², इस इक्वेशन में देखेंगे आप, देखना यहाँ पर v²/c² का वैल्यू आप अगर 0 पुट करना तो m इज इक्वल टू m नॉट √1 - 0, यानी ओवरऑल फाइनली जो बचेगा क्या हमारे पास, वो बचेगा m इज इक्वल टू m नॉट ही। यानी इससे पता चल गया किसी बॉडी का स्पीड अगर बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से तो रिलेटिव मास और एक्चुअल मास में कोई फर्क नहीं होगा, यानी मासेस में चेंजेस नहीं आता है। तो इससे ये पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में कोई बॉडी अगर मूव करने लगे तब मास में चेंज आएगा। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि किसी भी बॉडी का स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड के लगभग बराबर हो गया, इसका मतलब v²/c², v और c बराबर, तो v²/c² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे में आप फिर से अगर हम का वैल्यू अगर आप 1 यहाँ पर पुट करते हो तो m इज इक्वल टू m नॉट √1 - 1, यानी डिनोमिनेटर में 1 - 1, इस रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0, यानी समथिंग बाय 0 क्या प्रूफ हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर देखो कि कोई भी बॉडी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करने लगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, मास टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी बॉडी का मास उस बॉडी के मोशन पे डिपेंड करता है, जबकि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज को आप कितने भी स्पीड से दौड़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन को कितने भी स्पीड से दौड़ा दो आप, उस पर जो चार्ज है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। लेकिन बहुत हाई स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होगा, जैसे बहुत हाई स्पीड का मतलब कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन उसके मास में चेंजेस आएगा।
दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।